हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो यार। मैं सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में, जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। सो आई होप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह की सबसे पहली गुड मॉर्निंग आप मेरी तरफ से। और उठ जाओ यार, समय हो गया है उठ के पढ़ाई करने का। आप भी सोच रहे होंगे सुमित सर आ जाते हैं यार कभी भी, मुंह उठा के यहाँ परेशान करते हैं ना। कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे गालियां दे रहे होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो गालियां दे रहे हैं दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ। बट यार किसी कारणवश आपकी मॉर्निंग में 2 बजे वाली क्लास जो थी अपनी हो नहीं पाई थी। मैंने सोचा था इस क्लास को मैं इवनिंग में लेके आऊंगा, क्योंकि क्लास जो थी वो हमें करनी थी। मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके से आपका लॉस हो। दिन के अंदर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, नेटवर्क इशू था, तो उसकी वजह से क्लास को मैं लेके आया हूं। तो प्लीज यार, जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, थोड़ा सा यार गालियां वालियां मत देना, है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ परेशान करने आ जाते हैं। कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं। सामिया चौहान, आप यही सोच रही है ना मन मन में कि सर तो सुबह सुबह आ जाते हैं यहाँ पे, इतनी जल्दी कौन क्लास लेता है, कौन परेशान करता है। बट देखो यार, अगर आंख में सपना है ना तो आपको जगना भी पड़ेगा, ये सीधी सी बात है। अगर आप सपना रखने की हिम्मत देखते हो ना, तो उसको साकार कर करना है ना, तो आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। सपना तो सभी देख लेते हैं यार, सपना तो सब देखते हैं, कौन नहीं देखता है यार सपना। लेकिन अलग कौन होता है दोस्तों, अलग वो होता है जो सपने को साकार करने के लिए काम करता है, जो सपने को साकार करने के लिए मेहनत करता है ना। जो सपने देखते हैं ना सही में, है ना, दोनों में फर्क होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पूरी रात भी छोटी पड़ जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रात होती ही नहीं है, सपने जो उनको सोने देते ही नहीं है। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करना और मुझे उसके बारे में बताना, है ना। काफी दिनों से मैं देख रहा हूं आप लोग जो है काफी चिल हो, लेकिन आपकी पढ़ाई को अब मैं थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए मुझे लग रहा है मुझे फिर से फ्रंट सीट पे आके कमान संभालनी पड़ेगी। यस और नो। जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो जो सो रहे हैं ना, उनके पास इतने नोटिफिकेशन जाने चाहिए, उतने नोटिफिकेशन जाने चाहिए कि ताकि वो उठ के खड़े हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप सभी को। तो फटाफट से आप क्या कर दो, इसको शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लवप्रीत, गुड मॉर्निंग सुरभि, गुड मॉर्निंग मधु, शिखा, कमल, नेहा, ऋषि, विक्की, पावर स्टैंडिंग, आकांक्षा, शीतल, तेजस्विनी, अनु, गुड मॉर्निंग खुशबू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। करें क्लास स्टार्ट। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज में रहता है समय समय पे, आपने बहुत बार देखा होगा। मैं इसका जिक्र करता हूं, कोरल रीफ का, है ना। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। बाकी जो नहीं आए तो उनका लॉस होगा, जो आ गए हैं उनके लिए क्या होगा दोस्तों, फायदा होगा, है ना। इस वीडियो को अभी देखेंगे, मैं आपको बात बता देता हूं, साथ साथ देखेंगे, बाद में वीडियो को प्राइवेट कर देंगे। तो जो बच्चे होंगे वही देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे, है ना। बढ़िया रहेगा ना। तो जो आएगा जो उठेगा, ये उनके लिए, क्योंकि ये शो उनके लिए जो सपने देखते हैं, जो जागते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और जो मुझे भी जगाते हैं। बताओ, आपके चक्कर में मैं भी जग रहा हूं नहीं, आराम से सोता भैया। ऐसे मुझे लग रहा है मेरा परिवार आगे बढ़ नहीं पाएगा, मैं अकेला ही मरूंगा, मुझे ऐसे ढंग लग रहे हैं। सारे दिन तो आप ही के साथ में रहता हूं मैं, है ना। कभी प्लस पे, कभी नॉन प्लस पे, कभी ये क्लास, कभी वो क्लास। मुझे लगता है पर्सनल लाइफ खत्म सी हो गई है। मुझे लग रहा है ऐसे अकेले ही जिंदगी में से मेरे को जाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। कितने लोग समझ रहे हैं। चंदन, मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। सचिन, चलिए। वैसे कुछ खास लोग भी आज इस सेशन को देख रहे हैं, तो उनको भी मैं हाई करना चाहूंगा। चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट फर्दर डिले। सो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए आपकी क्लास है कोरल रीफ, ये हमारा टॉपिक है। कोरल रीफ्स, इसका बहुत बार एन नंबर ऑफ टाइम्स हम जिक्र करते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमें ये हमें आज पढ़ना है दोस्तों। सुमित 10 आप सोच रहे होगे क्या है, तो सुमित 10 बेसिकली मेरा कोड है। आपको अगर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको मेरा गाइडेंस चाहिए, तो आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, देखो मैं अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म से भी सेपरेट अपना एक इनिशिएटिव है अपना, मैं बच्चों के साथ एक ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, उसके ऊपर मैं काम करता हूं। तो अगर आपको उस मेरे से जुड़ना है तो आप ये कोड इस्तेमाल कीजिए, आप मेरे से जुड़ पाएंगे। अदरवाइज अगर आप कोई दूसरा कोड इस्तेमाल करते हो तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको किसी भी प्रकार का अगर गाइडेंस मेरे से चाहिए होता है तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूं। बट ग्रुप पे हम डेली एक क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे अलग अलग काम है जो वहां पर हम करते हैं दोस्तों। आपके लिए मैं प्रोग्राम ये मैंने लॉन्च किया था, आप लोगों के लिए लॉन्च किया था। यूपीसीएच 2 मार्च को मैंने प्रोग्राम लॉन्च किया था, मेरे साथ मेरे और भी टीम मेंबर थे, और काफी अच्छे सक्सेसफुली ये दोस्तों प्रोग्राम रन कर रहा है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के ऊपर भी पूरा प्रोग्राम है मेरा, वहां पर भी आप आके मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। जिन बच्चों के पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है ना,
वो जस्ट जाइए इस कोर्स में क्या कर लीजिए, अपने आप को एनरोल। अदरवाइज जिनके पास नहीं है दे कैन गो टू द गेट सब्सक्रिप्शन, वो गेट सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं और इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मैं बता दूं 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है इट विल कॉस्ट यू 92,000, बट अभी हम देखें तो अंडर आवर स्पेशल डिस्काउंट ये 52,000 में मिल रहा है और यू कैन गेट दिस कोर्स एट 43,200 बाय यूजिंग दिस कोर्स। सुमित 10 आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, बट सर डिस्काउंट की तो बात है ही नहीं, है ना, पैसा बहुत है, बस अपने बड़े हैं तो उनके अचीव करना है हमें, तो उनके लिए हमें काम, तो उसके लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, उनके लिए सही गाइडेंस चाहिए। तो अगर आप सुमित 10 कोड यूज करते हो तो आई विल एंश्योर दैट आई विल बी अवेलेबल 24/7 फॉर यू। नाउ स्टार्ट विद द कोरल रीफ्स। तो आज का टॉपिक है कोरल रीफ। देखो कोरल रीफ हिंदी में बोलते हैं प्रवाल भित्तियां, शैवाल भित्तियां। दिस एंटायर जो आपका जिस प्रेजेंटेशन है इट इज प्रेजेंटेड बाय मी सुमित राठी, प्यार से एक दूसरे नाम से भी आप लोग मेरे को जानते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो कोरल रीफ है क्या, है ना, वैसे तो सर एक नाम सा दिखता है मुझे, बट बता दूं आपको ये नाम नहीं है। कोरल रीफ एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। सबसे पहले बात रखो, मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशन। व्हाट इज द सिम्बायोटिक रिलेशन? सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिज्म हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है, दो चीजें अपने आप से कैसे इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, दो अलग अलग चीजें आपस से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इन दिस इकोलॉजी एवरी इंडिविजुअल, एवरी स्पीसीज इंटरेक्ट विद द डिफरेंट स्पीसीज। आप अपने पूरे लाइफ में, अपने जीवन में आप दूसरी स्पीसीज के बाद साथ में बहुत बार इंटरेक्ट करते हो। एज आई टोल्ड यू, आपके घर में कुत्ते होंगे, आपके घर में भैंस होंगी, किसी घर में गाय होंगी, तो आपका इंटरेक्शन होता है, ठीक है, बिल्ली से आपका इंटरेक्शन होता है। तो आपका इंटरेक्शन कैसा है, आपके साथ उसका व्यवहार कैसा है ना, आप उनसे कुछ ले रहे हैं, आप उनको कुछ दे रहे हैं, वो आपसे कुछ ले रही हैं, दे रही हैं, ऐसा इंटरेक्शन होता है ना। इस पूरी दुनिया में दोस्तों ये पूरा जो खेल है ना वो लेने देने पे टिका हुआ है। सही बता रहा हूं आपको, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लेना देना। हंसने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपकी हंसी में कुछ राज छुपे हैं, मैं सिंपल बात बोल रहा हूं। लेना देना मतलब इट्स ऑल गिव एंड टेक रिलेशनशिप, वही होता है दोस्तों। सो यहां पर भी सेम चीज आपका क्या होती है, वैलिड होती है। तो कोरल रीफ जो होता है ना, इसमें भी क्या होता है, दो डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन दिस यूनिवर्स, देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्पीसीज, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इन दैट इंटरैक्शन प्रोसेस किसी एक को बेनिफिट होता है, किसी एक को लॉस होता है, या किसी एक को बेनिफिट होता है, दूसरा न्यूट्रल रहता है, या दोनों को लॉस होता है। उन आधार पे हमने बायोटिक इंटरैक्शन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, विच वी हैड कवर्ड इन द लास्ट क्लास। हमने लास्ट क्लास में कवर किया था म्यूचुअलिज्म, एमेंसिलिज्म, आपको याद हो तो कंपटीशन, सब चीज मैंने किया था। तो वहां पर मैंने सबसे पहले बताया था म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या था कि जब दो स्पीसीज आपस में इंटरैक्ट करें और दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें, बेनिफिट प्रोवाइड करें, दोनों को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसी रिलेशन को बोलते हैं हम सिम्बायोसिज्म। सिम्बायोसिज्म का मतलब क्या होता है कि दो स्पीसीज आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, दोनों का फायदा हो रहा है, किसी का नुकसान होता है। सच थिंग इज नोन एज द सिम्बायोसिज्म या म्यूचुअलिज्म उसको हम कहते हैं। ये कोरल रीफ इज एन गुड एग्जांपल ऑफ द सिम्बायोसिज्म, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका। अगर मैं बात करूं कोरल रीफ में दो छोटी चीजें हैं मेरे पास, ठीक है, दो छोटी चीजें कौन सी है, देखो यार दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, रात को क्लास लाना मेरी जिम्मेदारी, आपके सिलेबस को कराना मेरी जिम्मेदारी, बट शेयर करना आपकी जिम्मेदारी। मुझे नहीं पता खुशबू, आपका शुभी, साक्षी, शिखा, ये आप लोग कैसे करने वाले हैं, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट यू हैव टू डू दिस, है ना। देखो इतना आपके, मैं और आप लोगों से क्यों कह रहा हूं ना, आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आपको, आप लोग सारे ना मेरे अपने हो, तो अब आपसे मैं बोल सकता हूं, ठीक है। मेरे को एनर्जी लेवल मेंटेन करने में, मेरे को अपना एंथुसियाज्म बनाने के लिए ना दोस्तों, मेरे को अब लाइव चाहिए बच्चे, है ना, मैं तब अच्छे से काम कर पाऊंगा। तो मुझे नहीं पता आप कैसे इसको बोलते हो, बच्चों को बोलो जैसे बोलना है, क्लास के अंदर दिन में बोलो, रात में उनको बोलो कि लाइव क्लास आएगी 12 बजे अटेंड करो, जो आपको करना है करो। तो बट मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, आप बोलो इसको, मैं इस क्लास को डेली कर दूंगा। अभी हम डेली काम पे करने वाले हैं, क्योंकि देखो एग्जाम पास आ रहा है और अभी बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज हमारा पूरा बचा हुआ है। इकोलॉजी की भी अभी 2 यूनिट बची हुई है, एक तो एनर्जी और दूसरा क्या बच रहा है दोस्तों, आपका पॉल्यूशन। सो टुडे इटसेल्फ आज 2 बजे से दोपहर में क्लास होगी ना, उसके अंदर मैं पॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा, देन वी विल डिस्कस द एनर्जी, उसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी और आपका क्लाइमेट चेंज वाले पार्ट पर भी डिस्कस करेंगे। हमें करंट अफेयर भी देखना है, तो मुझे पता है काम बहुत ज्यादा होने वाला है, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं कि नहीं है? और तैयार होने के साथ साथ देखो मुझे क्या चाहिए ना, आपका एक्टिव रिस्पॉन्स चाहिए एक एक बच्चे का, ठीक है, एक एक। कमल, आप सभी से मैं बोल रहा हूं, कमल, निशा, साहिल आपसे भी बोल रहा हूं, प्रेजेंट है आप, मुझे पता है, बहुत बहुत प्रणाम आपको मेरी तरफ से। कुणाल, ठीक है, नमिता माखन, सभी लोगों को यार इसको शेयर करना है। आप रेडी हैं, लेकिन आपको एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शेयर करना, वो पूरी करके आनी है आपको,
ठीक है। सो कोरल रीफ क्या होता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। मॉर्निंग के अंदर, दिन के अंदर इसी शो को करते हैं तो भी अराउंड हम 500 बच्चों के आसपास होते हैं, बट इस टाइम अगर हम कम रहेंगे ना तो मेरा एंथुजियाज्म नहीं होगा। समझ रहे हो आप मैं क्या चाहता हूं ना, मैं आपके लिए 24 घंटे काम करने की तैयार हूं, बट आप लोगों में सेम चीज दिखनी चाहिए। चलो कोरल रीफ पे आते हैं, बात नहीं करूंगा अब ज्यादा। कोरल रीफ में दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक तो होते हैं हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या मैं बोल सकता हूं एक तो जीव होते हैं हमारे पास, लिविंग आपका कोई भी स्पीसीज होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है स्पीसीज के अंदर, एक तो क्या होता है जीव होता है आपका, और दूसरा क्या होता है एनिमल्स बोल सकते हो। तो एक तो हमारे पास है दोस्तों, दिस इज टाइनी एनिमल्स, छोटा सा एनिमल है, बहुत छोटा, सूक्ष्मदर्शी, आप सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखोगे इसको, ठीक है। एंड द सेकंड जो है मेरे पास, दिस इज माइक्रोस्कोपिक एल्गी, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, ठीक है। इस एल्गी का नाम क्या है दोस्तों, दिस इज नोन एज जूजेंथेला एंड दिस इज नोन एज कोरल पॉलिप्स, है ना। अब आप कहोगे सर ये दिखते कैसे, देखो आपको मैंने बता दिया, देखने की चिंता मत करो आप। पूरा एनवायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी विच इज बेस्ड ऑन द विजुअलाइजेशन। अगर मैं आपको कोरल पॉलिप्स दिखा दूं ना, इट बिकम्स इजी फॉर यू टू गेट अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो दिस इज कोरल पॉलिप्स, ये देख रहे हो आप, दिस इज कोरल पॉलिप्स, ये वो छोटे छोटे जीव हैं। एंड दीज आर दी माइक्रो एल्गी, जिसका नाम क्या है जूजेंथेला। माइक्रो एल्गी है, दीज आर फोटोसिंथेटिक एल्गी, दैट मींस ये क्या करती हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती हैं, और ये अपना खाना बनाती है। तो बेसिकली दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये क्या होती है आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये खाना बनाती है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब प्राथमिक उत्पादकता है। तो जो एनर्जी होती है सूरज की लाइट का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर डिपेंडेंट कौन है दोस्तों, ये रहा, ये कोरल पॉलिप्स। अब होता क्या है समझना इस बात को, ये पेड़ है, तो पेड़ को क्या चाहिए होता है दोस्तों, इसको चाहिए पता है कार्बन डाइऑक्साइड, और रहने के लिए घर चाहिए, होम। ये होम चाहिए इसको, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट चाहिए ताकि यहां पर ये प्रोटेक्ट हो पाए। अब ये कोरल पॉलिप्स पता है क्या बोलता है, ये बोलता है कि काम करो, इसको बोलता है कि तू आके मेरे अंदर रह ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे को प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरी बॉडी बनी है कैल्शियम कार्बोनेट की, कैलकेरियस सेल्स का मैं बना हुआ हूं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट युक्त सेल का मैं बना हुआ हूं, जैसे हमारी हड्डियां बनी होती है उसी टाइप से। तो ये कहता है कि तू मेरे अंदर आके रह ले, कोई दिक्कत नहीं, तू मेरे अंदर रह, मैं तेरे को पूरा प्रोटेक्शन दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या मिलेगा बदले में, देखो ये कहेगा, ये इसने पूछा, जूजेंथेला ने से पूछा तेरे को क्या चाहिए, तो ये बोला कोरल पॉलिप्स बोला, देखो जरूरतें तो बहुत है, ठीक है, लेकिन बस आप एक काम करो, मेरी बेसिक जरूरतें पूरे करो। क्या क्या है, पहला मेरे को देखो रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और दूसरा मेरे को खाना चाहिए, फूड चाहिए, और क्या चाहिए ऑक्सीजन। ये क्या बोलता है, मेरे को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस रहने के लिए क्या चाहिए, मेरे को होम चाहिए। बात होगी दोनों की, ये कह रहा है कि ये तेरे को मैं दे दूंगा, तो बोल रहा है ये मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको क्या चाहिए, कोरल पॉलिप्स को दोस्तों O2 चाहिए, और क्या चाहिए दोस्तों, इसको फूड चाहिए, खाना, है ना, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। ये बोलता है कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी मैं तेरे को करा दूंगा, ये बोला कि ये मैं दे दूंगा, ये बोला ठीक है ये मैं दे दूंगा। ऐसी रिलेशन जो होती है ना, दिस इज नोन एज म्यूचुअलिज्म, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिज्म। तो दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं दोस्तों, निर्भर रहते हैं। अब ये दिखते कैसे हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, पहले मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर इस बात का जवाब चाहिए, दिस थिंग इज क्लियर टू यू और नॉट। तो देखो कोरल पॉलिप्स और सेकंड कौन है मेरे पास, प्लस जूजेंथेला, दोनों मिलते हैं, दोनों क्या बना देते हैं दोस्तों, कोरल रीफ। दिस इज रिलेशन इज नोन एज द सिम्बायोटिज्म, और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, म्यूचुअलिज्म। इसको हम सिम्बायोटिज्म या म्यूचुअलिज्म कह देते हैं। Coral polyps, when it combined with the zooxanthella and they form the coral reefs, this symbiotic relation, this symbiosm, this mutualism is collectively known as the coral reef. तो कोरल पॉलिप्स और जूजेंथेला, ये तो एनिमल है, छोटा सा टाइनी एनिमल्स है, एनिमल है, ये आपका जीव है। एंड दिस इज माइक्रोस्कोपिक एल्गी, एल्गी मतलब ये पेड़ है यार, प्लांट, दिस इज माइक्रोस्कोपिक प्लांट। देन द बोथ द कंबाइन दे फॉर्म द कोरल रीफ्स, एंड दिस इज नोन एज द सिम्बायोटिज्म, और इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, म्यूचुअलिज्म। इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो मैंने बताया पहला टाइनी लिविंग एनिमल्स है, कौन आपका कोरल पॉलिप्स, एंड सेकंड इज द माइक्रोस्कोपिक एल्गी, और माइक्रोस्कोपिक एल्गी कौन है दोस्तों, जूजेंथेला। एंड दिस सिम्बायोटिक रिलेशन, आप पूछोगे सर सिम्बायोटिज्म क्या होता है, मैंने बताया था आपको। इधर कोरल पॉलिप्स है, क्या क्या चाहिए इसको, कोरल पॉलिप्स जो होते हैं बेसिकली दे आर शैलो वाटर ऑर्गेनिज्म which have a soft body covered by a calcareous skeleton। समझ में आया, मतलब इनकी एक सॉफ्ट बॉडी होती है, बहुत प्यारा सा शरीर होता है इनका, अभी मैंने दिखाया भी था आपको। और ये किसके बना होता है, कैलकेरियस, कैलकेरियस समझते हो, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन, मतलब कंकाल तंत्र से बना होता है। The polyps extract calcium salt from the sea water। अब आप पूछोगे सर ये कैल्शियम कहां से लाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सी वाटर से लेके आता है, ठीक है।
पानी से ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट लेता है और उनसे क्या करता है, अपने हार्ड स्केलेटन बनाता है। ये याद रखना, ये जो अभी मैं बात बोल रहा हूं ना कि ये क्या करता है दोस्तों, यही चीज अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम बात करेंगे किसके अंदर की ओशियन का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ती है, ओशियन एसिडिफिकेशन। तो जब एसिडिफिकेशन में पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि जो हमारे कोरल पॉलिप्स है ना, इनको फिर अपने स्केलेटन बनाने में दिक्कत होती है अगर ओशियन का वाटर एसिडिफाई होता है। और ओशियन का वाटर एसिडिफाई क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिलता जाएगा उतना ही क्या होता जाएगा दोस्तों, एसिडिफाई होता चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? वहां पर मैं इसको आपके साथ में बहुत डिटेल से आप पर चर्चा करूंगा इसके साथ, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर। सो कोरल पॉलिप्स क्या है दोस्तों, पॉलिप्स आर शैलो वाटर ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव्स अ सॉफ्ट बॉडी कवर्ड बाय द कैल्केरियस स्केलेटन। एक कंकाल तंत्र होता है जो कैल्शियम का बना होता है, उससे घिरा होता है और ये बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट जो होता है इनको कहां से मिलता है दोस्तों, सी वाटर से मिलता है। इनके बाद इनको न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, रहना है, जिंदा रहना है दोस्तों, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो खनिज जो है इसको कौन देता है दोस्तों, खनिज इनको प्रोवाइड करता है आपका जूजेंथेला। कौन प्रोवाइड करता है, जूजेंथेला। ये इनको क्या करता है दोस्तों, खनिज प्रोवाइड करता है। तो दिस रिलेशन इज नोन एज द सिम्बायोटिक रिलेशन। दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल। अब मैं अभी दिखाऊंगा इनकी एक आपको पिक्चर दिखाऊंगा, देखने में ना ये बहुत 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 अच्छे दिखते हैं, आपको मजा आ जाएगा इनको देखने में। तो जब आप देखोगे इनको तो आपको बहुत अच्छे दिखते हैं दोस्तों ये। और जो अच्छे दिखते हैं ना आपके, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो जो ये अच्छे आपको दिखेंगे गाइस, तो वो अच्छा रंग इनका नहीं होता, क्योंकि कोरल पॉलिप्स जो होता है ना ये दे आर कलरलेस, इतने सुंदर नहीं दिखते, देखने में व्हाइट कलर के होते हैं। बट अगर मैं बात करूं इनके पास जो कलर आता है दोस्तों, वो कहां से आता है दोस्तों, कोरल पॉलिप्स के साथ में जो एल्गी होती है, जूजेंथेला। भाई रंग तो अच्छा पेड़ों का होता है ना, तो पेड़ों से इनको कलर मिलता है, यहां से सिर्फ इनको क्या मिलता है दोस्तों, इनको बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। द होस्ट कोरल पॉलिप्स प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट एंड टू द जूजेंथेला एंड स्टेडी सप्लाई ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशन है ना, तो मैंने आपको बता ही दिया। ये क्या दो चीजें देगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा उसको, और एक क्या देगा दोस्तों, आपका प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। इन्होंने पहले ही एग्रीमेंट कर रखा है कि भैया प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में तेरे को देने वाला हूं, ठीक है, और साथ साथ में मैं क्या दूंगा, स्टेडी सप्लाई ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो चीज मैं दूंगा, बाकी तो अपने से देख लियो, ठीक है। तो ये कहता है चल कोई बात नहीं, बाकी से मैं अपना देख लूंगा, तो ये दो चीज तो प्रोवाइड करा मेरे को, है ना, तो इनकी ये एग्रीमेंट हो जाता है। इसके बाद में जूजेंथेला आता है। जूजेंथेला क्या कहता है, भैया मेरी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी है, मेरे को एक रहने के लिए घर चाहिए, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, और खाना बनाने के लिए मुझे CO2 की स्टेडी सप्लाई चाहिए। बाकी ये दो चीज मैं तेरे को दे दूंगा। इसको चाहिए क्या दोस्तों, O2, ठीक है, इसको O2 चाहिए, और ये प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट इसको देता है। O2 के साथ साथ इसको क्या चाहिए, फूड, खाना चाहिए। तो कहता है ये ठीक है मैं दे रहा हूं, ये कह रहा है ये मैं दे रहा हूं, हो गया, दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन है। दीज आर द माइक्रोस्कोपिक एल्गी, ये छोटी एल्गी होती है, विच लिव्स ऑन द कोरल इंस्टेड ऑफ द लिविंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ओशन। ये ओशन की सतह पे नहीं रहती, ये बहुत शानी है। ये किसके ऊपर रहती है दोस्तों, कोरल पॉलिप्स की सतह के ऊपर रहती है, ठीक है। दे लिव्स ऑन द फोटिक जोन। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी, अगर ये फोटोसिंथेसिस करती है, अगर ये प्रकाश संश्लेषण करती है ना, तो इनको आपकी लाइट की जरूरत होती है, और लाइट पे जहां तक पानी में जाती है उस जोन को हम क्या बोलते हैं, आपका फोटिक जोन। सो याद रखना, दे आर ओनली प्रेजेंट इन द फोटिक जोन, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द एफोटिक जोन। एफोटिक जोन के अंदर ये नहीं मिलती आपको, so that they can make their foods through the photosynthesis. They are present in the photic zone so that they can make their own food through the photosynthesis, जिसके कारण ये अपना खाना जो है वो खुद बना सकती है। क्लियर है बात या नहीं है, बताओ दोस्तों। They provide color to the zooxanthella which lives inside the coral tissue. यही जो चीज है ना, यही तो कोरल पॉलिप्स को रंग प्रोवाइड करती है। जो कलर होता है ना उसके अंदर, जो शानदार बेहतरीन सा कलर होता है, वो इन्हीं की वजह से होता है दोस्तों, ठीक है। अभी हिंदी में बात कर लेते हैं दोस्तों। कोरल पॉलिप्स के बारे में मैंने बताया, ये उथले पानी के जीव होते हैं जिनका नरम शरीर होता है और कैल्केरियस कंकाल के द्वारा कवर होते हैं ये, ठीक है। कैल्केरियस का कंकाल जो होता है उससे कवर होते हैं। हिंदी में बता रहा हूं आपको, ये कठोर कंकाल से बनते हैं, और जो कठोर कंकाल बनाने के लिए जो कैल्शियम लवण है ना, वो कहां से लेके आते हैं, समुद्र के पानी से लेके आते हैं। इनको जूजेंथेला से इनके पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। ये इतने सुंदर नहीं होते, बट जूजेंथेला से इनको रंग प्राप्त होता है आपका। मेजबान कोरल पॉलिप्स जो है ये जूजेंथेला को सुरक्षित वातावरण और कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिर आपूर्ति प्रदान करते हैं। बदले में जूजेंथेला क्या करता है, ये एक सूक्ष्म शैवाल है जो समुद्र के तल पे रहने के बजाय प्रवाल पर रहते हैं। ये लोग ये फोटिक जोन में रहते हैं ताकि वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना सके, है ना। जो जूजेंथेला जो है ये रंग प्रदान करते हैं। जो कोरल में रंग होता है ना रीफ में, वो इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है। अब ये होते हैं टाइप ऑफ कोरल। ये तो सिर्फ कोरल है, देखो ये तो कोई बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है ना। टाइप ऑफ कोरल दो प्रकार के होंगे। पहला होगा मेरे पास हार्ड कोरल,
ठीक है। हार्ड कोरल क्या होता है, यही वो कोरल होते हैं जो रीफ बनाते हैं, ठीक है, जिसकी अब मैं बात करूंगा अभी। सो हार्ड कोरल है ना, हमने बात किया ना कोरल रीफ, शैवाल भित्तियां, तो रीफ जो बनाते हैं ना उनके लिए आपको हार्ड कोरल की जरूरत होती है। हमारे पास सॉफ्ट कोरल भी होते हैं, बट सॉफ्ट कोरल जो होते हैं जैसे सी फेंस हो गया आपका, ठीक है, गोर्गियंस हो गया, ये जो होते हैं दे डू नॉट बिल्ड द रीफ, इनके द्वारा रीफ जो है वो नहीं बनती। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन से आपके कोरल्स हैं जो आपके लिए रीफ का निर्माण करते हैं, तो आप बोलोगे सर हार्ड कोरल जो है दे फॉर्म द रीफ, हार्ड कोरल रीफ बनाते हैं, सॉफ्ट कोरल जो है रीफ नहीं बनाते। एग्जांपल ऑफ द सॉफ्ट कोरल आर सी फेंस एंड द गोर्गोनियंस, ठीक है। चलिए, मूंगा के प्रकार, ये हिंदी में आपका मैंने बताया, आपका कठोर मूंगा ये भित्तियों का निर्माण नहीं करते, और शीतल मूंगा जो होते हैं ये समुद्र में आपका क्या करते हैं, समुद्र के अंदर रहते हैं और यही भित्तियों का निर्माण जो है, उनका रीफ्स का निर्माण जो है वो करते हैं, ठीक है, शैवाल भित्तियों का। चलिए, लोकेशन ऑफ द रीफ, अब बात करते हैं सर समुद्र में मिलेंगी कहां पे, है ना, रीफ है भाई, पूरा इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतना बड़ा ओशियन है, कहां मिलेगी। तो आपको मैं बता दूं ना, मेजॉरिटी ऑफ द कोरल रीफ, देखो वैसे तो कोरल रीफ जो होती है दो प्रकार की होती है, एक तो कोल्ड वाटर में मिलेगी आपको, ठीक है, कोल्ड वाटर में मिलेगी, और दूसरा कहां मिलती है दोस्तों आपका, दिस इज इन द वार्म वाटर। याद रखना, दो तरीके के पानी में पाई जाती है। ज्यादातर जो कोरल रीफ है ना आपका कहां मिलती है, नॉर्मली कोरल रीफ जो होती है वो पाई जाती है वार्म वाटर में। वार्म वाटर कहां होता है, बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर। अब ये बार बार मेरे को बताने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ज्योग्राफी में मैं आपको बहुत पढ़ा चुका हूं ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, ठीक है गाइस। तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर पाई जाती है वार्म वाटर कोरल्स जो होती है। कोल्ड वाटर कोरल्स कहां पाया जाता है, कोल्ड वाटर कोरल्स भी पाई जाती है ठंडे पानी में, लेकिन दुनिया में अगर मैं बात करूं तो कोरल वाटर, कोल्ड कोरल वाटर जो है वो ज्यादा है। ठंडे पानी की शैवाल भित्तियां जो होती हैं वो ज्यादा होती है, गर्म पानी की कम होती है। बहुत सिंपल टॉपिक है, इतनी तो ना आपको जितनी टेंशन हो रही है ना वो टेंशन लेनी नहीं चाहिए। मैं सिंपल बता रहा हूं, दोबारा से एक साथ मेरे साथ देखोगे, बहुत आसान चीजें हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको कराऊंगा। चीजें क्या है जल्दी से देखो। हमने बात किया सर कोरल पॉलिप, कोरल रीफ टॉपिक है सर, कुछ भी नहीं है, कोरल पॉलिप्स प्लस जूजेंथेला मिलते हैं, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं, ये बना देते हैं। एक तो छोटा एनिमल है, दूसरा क्या है माइक्रोस्कोपिक एल्गी, बात खत्म। म्यूचुअलिज्म में कैसे रहते हैं सर एक दूसरे को, देखो कोरल पॉलिप्स है, रहने के लिए क्या चाहिए इसको, ऑक्सीजन चाहिए, और क्या चाहिए, खाना मिलता है, कौन देता है इसको, ये ज्यादा सैलो वाटर के अंदर रहते हैं, कैल्शियम के उससे बनते हैं। कैल्शियम इनको कहां से मिलता है, सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इनको पोषक पदार्थ जूजेंथैला से मिलते हैं। ये दिखने में सुंदर नहीं होते, बट जूजेंथैला की वजह से बहुत सुंदर दिखते हैं। और यहां पर ये क्या कहते हैं, ये जो कोरल पॉलिप्स है उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट और स्टेडी सप्लाई ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। जूजेंथैला देखो, अब बारिश की भी आती है ना, बदले में कुछ दे इसको, मैंने बताया ना लेने देने पर निर्भर करता है सब कुछ। ये बदले में क्या देता है दोस्तों, ये उसको कोरल पॉलिप्स के शरीर पे रहते हैं, ये आपका ये ओशन फ्लोर पे नहीं मिलते, ये एक्वाटिक जोन में मिलेंगे आपको ताकि अपना खाना बना सके। दे प्रोवाइड्स द कलर टू द जूजेंथैला, और कलर यही प्रोवाइड करते हैं जो उनको दिया जाता है, ठीक है। ये हमने हिंदी में पूरा देख ही लिया था। अब हमने बात की टाइप ऑफ कोरल, हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल। हार्ड कोरल रीफ बनाते हैं, सॉफ्ट कोरल रीफ नहीं बनाते। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम क्या, नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा दोस्तों लोकेशन ऑफ कोरल। मैंने आपको बताया मेजॉरिटी ऑफ द कोरल्स है ना वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। अधिकांश कोरल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर में पाई जाती है, बट देयर आल्सो डीप वाटर कोरल इन द कोल्डर एरिया। बट डीप वाटर का मतलब नीचे गहरे पानी में, और गहरे पानी में जो होती है ना इनको कोल्डर आपका कूल रीफ बोलते हैं, आपका कोल्डर कोरल रीफ इनको हम बोला है। तो मेजॉरिटी जो है ज्यादातर वो ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है, बट ऐसा नहीं है। प्रोग्राम की माने तो उन्होंने बोला है कि देयर आर मोर कोल्डर वाटर कोरल रीफ वर्ल्ड वाइड देन द ट्रॉपिकल रीफ। उनका दोस्तों ये मानना है कि दुनिया के अंदर ना ठंडे पानी की रीफ जो है वो क्या है दोस्तों ज्यादा है, लेकिन गर्म पानी की रीफ जो है वो क्या है दोस्तों आपका कम है, ठीक है। यार सक्सेसफुल लाइफ, आप मेरे को इरिटेट कर रहे हो। चलो आज आपको मैं क्या करूं बताओ, आपको मैं हाइड कर देता हूं। आज के बाद आप कमेंट ही नहीं कर पाओगे, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप मेरे को बहुत देर से इरिटेट कर रहे हो, तो मैंने सोच लिया आपको मैं ब्लॉक कर दूं। कैसा रहेगा, मजा आया आपको देख के। अब आप दूसरी आईडी बनाओ, फिर मैं दूसरी से ब्लॉक करूंगा आपको। और बताओ, आप उस्ताद हो, हम आपसे भी बड़े उस्ताद हैं नहीं। यहां गर्मी लग रही है, ठीक है, इतनी गर्मी के अंदर आपको बैठ के पढ़ाया जा रहा है, और ये बदतमीज कुछ ऐसे आके डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अरे मैं एक बात बताओ, पीडीएफ क्या होती है, ठीक है, आपको वीडियो देखनी है, देख के नोट्स बनाओ, वीडियो को पॉज करो, लिख लो, कम से कम इसी बहाने थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो सही, थोड़ा बहुत काम तो करोगे, और काम अगर आप हाथ से कर लोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी।
दिक्कत क्या होती है यार, मुझे पता नहीं आपको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, बट चलो ठीक है, आपको मैं क्यों कह रहा हूं, यू आर ऑल आर नाइस पीपल, सभी बहुत अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिए हुए हो यार। जो नाइस नहीं था ना उनको हमने क्या कर दिया, उनको हमने यहाँ से ट्वाइस कर दिया, भगा दिया हमने यहाँ से, है ना। तो ऐसे ही करेंगे, जिसका भी इधर उधर की बातें हुई उसको क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। मेरी तमन्ना पूरी हुई, मेरी आस आस की सुमित सर, यार अनूप क्या कर रहे हो यार, मेरे इस प्रकार के शौक नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। अब नॉर्मल टिपिकल बॉय, मैं एक लड़का हूं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हो आप, कैसी चीजें भेज रहे हो। अनुराग शर्मा भेज रहे हैं, सर वन क्वेश्चन, इन योर पीपीटी इट वाज रिटन दैट द सॉफ्ट कोरल बिल्ड रीफ, इट इज करेक्ट और नॉट। अच्छा, पीपीटी में सॉफ्ट कोरल पे लिखा हुआ था, नहीं यार सॉफ्ट कोरल रीफ नहीं बनाती, अगर लिखा हुआ है तो प्लीज मेक दैट करेक्ट, ठीक है। नहीं यार मैंने ऐसा लिखा नहीं होगा, ध्यान से देखो, दे बिल्ड रीफ, ओके यार सॉरी, दे डू नॉट बिल्ड द रीफ, ठीक है, ये हुई बात यार, ठीक है, दे डू नॉट बिल्ड द रीफ, ओके, ये हुई बात। आपका नाम मैं एक बार दोबारा से लेना चाहूंगा, अनुराग शर्मा, वाह यार, एक्सीलेंट एक्सीलेंट यार, थैंक यू अनूप, थैंक यू अनूप कुमार शर्मा, थैंक यू, ये बढ़िया बोला आपने। चलो तो बिल्ड नहीं, ऐसी चीजें पकड़ो, मुझे भी मजा आया ना, मेरे को बताओ कि सर ये गलती है, मेरे को बताओ कि सर ये सवाल बताओ, टफ करो यार, स्टैंडर्ड बढ़ाओ बढ़ाओ, यूपीएससी मांगती है दोस्तों ये स्टैंडर्ड बढ़ाओ। अगर आप स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाओगे ना तो बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, डिफरेंस क्या होगा। और मैं आपको ना इस बात की गारंटी दे रहा हूं, गारंटी क्या, मैं कह रहा हूं पढ़ाना छोड़ दूंगा, यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, ओपन चैलेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है। इससे तगड़ा कंटेंट अगर कहीं आपको मिल रहा है तो बताओ, लाके दिखाओ, मैं पढ़ाना छोड़ो, मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, समझ में आ रही बात। जिंदगी में ना पढ़ना मतलब लाइफ में मैं कोई भी मोमेंट पे सीखना ही छोड़ दूंगा, है ना। अगर ऐसा हो जाए तो बेस्ट इन क्लास तैयारी मैं आपको करा रहा हूं, और ऐसा ही हमने ज्योग्राफी में कांड किया था, ज्योग्राफी में हमने ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है ना, ठीक है, अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल। और ऐसा ही हम इसमें करेंगे, और आगे भविष्य में भी अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट में करता हूं तो उसमें मैं ऐसे ही काम करने वाला हूं दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप बस मेरे साथ बने रहो, मैं आपको गारंटी देता हूं जो मेरे साथ है मैं उसको उसकी नैया पार ही लगाएंगे हम, बीच में नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया दोस्तों, हमने बात किया था इनके बारे में। अब मैं बात करता हूं, ज्यादातर जो कोरल रीफ है वो कहां मिलती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर कोल्ड वाटर रीफ मिलती है, वर्ल्ड वाइड ये ट्रॉपिकल एरिया के अंदर मिलती है। लार्जेस्ट कोल्ड वाटर रीफ कहां मिलती है, ठीक है, दिस इज द वन लाइनर क्वेश्चन। दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड वाटर रीफ जो देखने को मिलती है वो क्या मिलती है, आपका रोस्ट रीफ बोलते हैं, ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे के पास मिलती है, जिसका नाम है आपका रोस्ट रीफ। क्या मिलती है दोस्तों, रोस्ट रीफ ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्वे, वहां पर मिलती है दोस्तों। ये दुनिया की सबसे बड़ी ठंडे पानी की कोरल रीफ है। वैसे ट्रॉपिकल वाटर की कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहां है गाइस, ग्रेट बैरियर रीफ है आपका ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को दिखाऊं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज लाइक दिस, ऐसा ही तो दिखता है, ठीक है। तो जो ईस्टर्न कोस्ट है इसका, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, तो यहां पर कंप्लीटली आपका क्या है, आपकी एक रीफ मिलती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, अभी बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है गाइस। चलिए तो दिस इज द लोकेशन, हिंदी में भी देख सकते हो आप, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कोरल रीफ फॉर्मेशन। अब व्हाट आर द कंडीशन विच आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोरल रीफ, सर क्या क्या कंडीशन है जिसके अंदर कोरल रीफ बनेगी, तो ये रही दोस्तों। पहला क्या होना चाहिए आपके पास, क्लियर ट्रॉपिकल ओशन वाटर, यूजुअली बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, मैंने बताया ना, बिकॉज ज्यादातर ये कहां पर होती है, आपका ट्रॉपिकल एरिया में। तो जो ट्रॉपिकल एरिया में होगी या सब ट्रॉपिकल एरिया में होगी, तो उनके लिए जरूरी क्या है दोस्तों, पहली बात तो वो ट्रॉपिकल एरिया में हो, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में हो। यहां पर ध्यान से देखो, क्लियर ट्रॉपिकल वाटर होना चाहिए। क्लियर क्यों होना चाहिए बताओ, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, पानी मान लो धुंधला होगा, उसके अंदर मिट्टी ज्यादा होगी, तो सूरज की लाइट नहीं आएगी, सूर्य की लाइट नहीं आएगी, तो जो कोरल पॉलिप्स के अंदर में जो जूजेंथेला उसको प्रकाश नहीं मिलेगा, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, खाना नहीं बन पाएगा, खाना नहीं बन पाएगा तो कोरल जो जूजेंथेला मर जाएगा। जूजेंथेला मर जाएगा, उस पर डिपेंडेंट कौन रहता है, आपका कोरल पॉलिप्स, कोरल पॉलिप्स भी मर जाएगा, कुछ बचेगा नहीं वहां पे, ठीक है। वाटर टेम्परेचर मस्ट बी बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस इनको ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। प्रेजेंट्स इन द फोर्टिक जोन ओनली, दे आर प्रेजेंट ओनली इन द फोर्टिक जोन, फोर्टिक जोन में तो मिलने की जरूरत नहीं है भैया, अंधेरे में तो कुछ होगा ही नहीं, तो जो अंधेरे में है उनसे कुछ होगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो अंधेरा आपको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, अंधेरा कायम रहो, इसको दूर करना पड़ेगा, आपको उजाला लेके आना पड़ेगा। प्रेजेंट इन द फोर्टिक जोन, नॉट फाउंड नियर द माउथ ऑफ द रिवर, याद रखना कभी भी ये नदी के माउथ के पास नहीं मिलेंगे, जहां पर नदी आके गिरती है ना वहां पर ये कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारा सेडिमेंटेशन होता है, जमा होता है, नदी मिट्टी काट के लाती है, जब उसको जमा करती है वो सारा का सारा सेडिमेंटेशन जो तलछट होता है नदी के द्वारा जो काट के लाया जाता है, वो जब ओशन के अंदर ऑफलोड कर दिया जाएगा तो ये जब ये आपके क्या होंगे, दब जाएंगे,
और जब ये सेडिमेंट डालेंगे तो पानी भी ओपेक हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, सनलाइट नहीं आएगी, ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम होगी, टर्बिडिटी जो है वाटर की बढ़ जाएगी। दैट मींस रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ूसेंथेला के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है टू थ्राइव। ठीक है दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो आपकी कोरल पॉलिप्स होती है ना, किसमें पाई जाती है, यहां पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे वाटर में पाई जाती है जिसकी सैलिनिटी कितना हो, ग्रेटर देन 27 पीपीटी। समझ रहे हो, 27 पीपीटी। पीपीटी का मतलब क्या, पार्ट पर 1000। 27 पीपीटी से अधिक होना चाहिए क्या इनका दोस्तों, सलाइन वाटर। ठीक है, पानी जो होगा वो सलाइन, मतलब अगर पानी की सैलिनिटी कम होती है, मतलब मान के चलो मैं फ्रेश वाटर ऐड कर दूं, तो जैसे ही आप फ्रेश वाटर ऐड करने लग जाओगे, कोरल रीफ की क्या होने लग जाएगी दोस्तों, मृत्यु होने लग जाएगी। ये बात क्लियर है आपको या नहीं है, बस जल्दी से मुझे गाइस यहां तक क्लियर कर दो, आपको क्लियर है या नहीं है। विक्की सर, जब ब्लीचिंग हो जाती है तो क्या तब कोरल की डेथ हो जाती है? हाँ विक्की, बिल्कुल, अभी पढ़ाऊंगा मैं कोरल ब्लीचिंग जो है ना, उसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। ज्योग्राफी की कौन सी क्लास आज की जो चल रही है या ऑलरेडी वाईफाई पर अपलोडेड है, प्लीज आंसर, प्लीज आंसर, प्लीज। रवि राजपूत, एक बार देख लो ना आप यार, उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर है मेरी पूरी इंडियन ज्योग्राफी मैंने कराई हुई है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ मैंने पूरा फिजिकल ज्योग्राफी जो है लगभग उसके 30 लेक्चर लिए हुए हैं मैंने, तो एक बार जाके देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, पूरी की पूरी आपकी जो है प्लेलिस्ट आपकी वहां पर है, ज्योग्राफी में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर पूरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कोरल पॉलिप्स आर ओनली रिप्रेजेंट इन द सलाइन वाटर, सिर्फ सलाइन वाटर के अंदर ही पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर कोरल रीफ की लोकेशन बता दूं तो देखो, एक तो ये लक्षद्वीप के पास में, एक यहां पर मिलती है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज, ये है आपका, दिस कोस्ट इज नोन एज कोंकण कोस्ट। तो यहाँ लक्षद्वीप, कोंकण कोस्ट, उसके बाद में गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क बे इधर, और इधर अंडमान निकोबार आइलैंड, भारत के अंदर यहाँ पर क्या पाई जाती है, कोरल रीफ जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोरल रीफ। कोरल रीफ को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, बता दूं? ठीक है, नाराज तो नहीं हो, बता दो भाई, बताओ जल्दी से बताओ, मां कसम 3 बार बोलो सर, बता दो बता दो बता दो, जल्दी से अभी बता देता हूं। अनु चौहान 33, व्हाट इज 33? हाँ, 33 लेक्चर्स आर देयर फॉर द फिजिकल ज्योग्राफी, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप देखती है अनु, गुड गुड। आदर्श पांडे 32 लेक्चर्स आर देयर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो यार बच्चों, लिंक शेयर कर दिया करो ना क्लास में, जो बच्चे ऐसे पूछते हैं ना, फटाफट उनको लिंक शेयर कर दिया करो, है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, आप शेयर करो बच्चों के साथ में ताकि ये भी पढ़ पाए। चलिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ द कोरल रीफ, 3 तरीके की कोरल रीफ होंगी यहां पर मेरे पास। पहली होगी फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा क्या होगा दोस्तों, बैरियर रीफ, और तीसरा मेरे पास क्या होगा, अटोल रीफ। तो रीफ कैन बी ऑफ 3 टाइप, 3 प्रकार की रीफ जो है मेरे पास होती है, फ्रिंजिंग, बैरियर, और तीसरी कौन सी है दोस्तों, अटोल रीफ। तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ता हूं, हिंदी में भी ये लिख दिया मैंने, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बोलते हैं दोस्तों फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है। ठीक है, चलो ये रही आपके सामने फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ जो होती है, इनकी खास बात क्या होती है, ये है कोस्ट, मेरा समुद्र का ये तट है। ठीक है, ये तट के पास मिलती है, उथले हुए पानी में मिलती है, ज्यादा गहराई में नहीं मिलती। इनकी खास बात क्या है दोस्तों, दे विल प्रेजेंट नियर द कोस्ट, समुद्र तट के क्या मिलेंगी, नजदीक, साफ पानी में मिलेगी। नियर कोस्ट क्यों मिलेगी, ताकि लाइट समुद्र जो है, सनलाइट जो है वो प्रॉपर आती रहे, ज्यादा अंदर जाएगी, गहराई हो जाएगी, सूरज की लाइट जो है नहीं पहुंचेगी। ऐसी जो आपकी रीफ जो होती है, ऐसी आपकी कोरल रीफ जो समुद्र तट के समांतर, देखो समुद्र तट के साथ साथ चलती रहे, ऐसे प्रेजेंट होना, उनको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। बहुत आसान चीज है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस लगी हुई है। ठीक है कपिल, नेक्स्ट क्लास सुबह कल 2 बजे होगी, कल यानी आज आज दोपहर में 2 बजे होगी, फिर नेक्स्ट क्लास फिर से 12 बजे होगी, ऐसे चलती रहती है यार। चैनल के साथ अपडेट रहो कपिल त्यागी, आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ वो होती है जो समुद्र तट के साथ साथ हो, कोस्ट के साथ साथ आपका चलती रहे, वो होती है सारी की सारी क्या, फ्रिंजिंग रीफ। द फ्रिंजिंग रीफ्स आर कंटीजियस टू द शोर, ये समुद्र तट के साथ साथ चलती रहती हैं। दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द रीफ, सबसे कॉमन टाइप की रीफ यही होती है आपका। दे आर फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार, भारत के अंदर ही अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ्स कैन आल्सो बी सीन एट द न्यू हैब्रिज सोसाइटी आइलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ऑफ द साउथ कोस्ट ऑफ द फ्लोरिडा, और भी कई जगह पे पाई जाती है, कोई टेंशन नहीं है सर, हमने देख लिया, बस हमने देखना था फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है। तो फ्रिंजिंग रीफ मैंने बता दिया, ये आपका जो है समुद्र तट के किनारे जो होती हैं वो आपका क्या होती है, प्रेजेंट होती है, वो हमने देख लिया पूरी की पूरी बातें। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, आपका बैरियर रीफ। नाम सुना है, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी आपकी क्या है दोस्तों, ट्रॉपिकल वाटर, सब ट्रॉपिकल वाटर बैरियर रीफ है। तो ये कैसे पाई जाती है पता है,
इसमें एक साइड क्या होती है, लैंड मास होता है, सपोज दिस इज लैंड मास, जाके जाके लैंड मास आ जाएगा, ज्यादा नहीं है, तट है, समुद्र तट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। देखो जैसे क्या होता है ना, ये मान के चलो महाद्वीप है ना, इसके बाद में यहां पर ये क्या आ जाता है, आपका समुद्र आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि महाद्वीप बिल्कुल खत्म होता है तो समुद्र आ जाता है, नहीं, महाद्वीप, समुद्र के नीचे भी महाद्वीप जो है वो एक्सटेंड होता है, धीरे धीरे ऐसे एक्सटेंड होता है, फैला होता है। इस चीज को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, मतलब ये लैंडमास का पार्ट है, ओशन का पार्ट है, और इधर ये क्या आ जाती है दोस्तों, दिस इज कोरल। इनके बीच के अंदर देखो, यहां पर ये आपकी क्या बनने लगी, आपकी ये रीफ बनने लगी, इधर ये कोरल रीफ है और इधर कुछ नहीं है, ये लैंडमास है, ठीक है। अब इनके बीच में ना ये देखो, ये पानी का एक एरिया है, ये भर जाता है, इसको बोलते हैं लगून। तो लगून क्या होती है, उथले पानी की थोड़ी झील टाइप की बन जाती है, खारा पानी होता है यहाँ पर, ये एनक्लोज्ड वाटर बॉडी बन जाती है अलग से, इसको बोलते थे लगून। तो बैरियर रीफ जो होती है उनमें इसी उसकी खासियत क्या है कि उनके अंदर एक लंबा सा लगून जो होता है वो प्रेजेंट होता है। समझ लेते हैं दोस्तों, बैरियर रीफ आर द लीनियर ऑफशोर रीफ स्ट्रक्चर दैट रन्स पैरेलल टू द कोस्टलाइन, अराइजेस फ्रॉम द सबमर्ज्ड शेल्फ प्लेटफॉर्म। ठीक है, शेल्फ समझ रहे हो, कॉन्टिनेंटल बोला है मैंने, दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मैंने क्या बोला आपको, भैया ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि कॉन्टिनेंट एकदम से क्या हो दोस्तों, खत्म हो और समुद्र आ जाता है, नहीं, काफी कॉन्टिनेंट जो है उसका कुछ भाग जो है वो समुद्र के नीचे भी होता है, ये है। तो ये जो भाग समुद्र के नीचे आप देख पा रहे हो, ये तो यहां तो समुद्र आ गया, लेकिन जो ये भाग इसके नीचे धसा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब कॉन्टिनेंट का बढ़ा हुआ भाग। तो जो कॉन्टिनेंट के बढ़े हुए भाग के अंदर और आपका ये जो दूसरा है कोरल रीफ, इनके बीच में एक पानी का एक भाग जो होता है फंस जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लगून। तो बैरियर रीफ जो है ना, दे आर लीनियर, ये समांतर होती है, लीनियर मतलब एक लाइन की रेखा के रूप में चलती है, रीफ स्ट्रक्चर दैट रन पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, ये भी कोस्ट लाइन तट के समान, समुद्र तट के पैरेलल जो है वो चलती रहती है, ठीक है। और ये सबमर्ज्ड सेल्फ, आपका सेल्फ प्लेटफॉर्म से निकलती है। द वाटर बॉडी बिटवीन द रीफ एंड द शोर इज टर्म एज लगून। देखो मैंने बताया ना, ये शोर है आपका और ये क्या है दोस्तों, रीफ, इसके बीच में ये जो वाटर बॉडी है, दिस इज नोन एज लगून, इसको हम क्या कह देते हैं, लगून कह देते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ी है दोस्तों इन साइज में सबसे बड़ी अगर दुनिया में बात करोगे तो कौन सी पाई जाती है, बैरियर रीफ। और ऐसी का एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। 4-5 दिन पहले मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया भी था दोस्तों कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है उसका कोरल ब्लीचिंग के कारण उसको बहुत ज्यादा क्या हो रहा है दोस्तों, नुकसान पहुंच रहा है। The 1200 mile long Great Barrier Reef of the northeast coast of the Australia is the world largest example of the reef type। इस प्रकार की रीफ टाइप का दुनिया में सबसे बड़ा एग्जांपल है कौन सा दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ। ये देख रहे हो आप, जैसे मैंने डायग्राम में बना दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए आसान होगा आपको समझना। यहां पर देखो, तो ये जो पार्ट मैंने बनाया, दिस इज नोन एज लगून, इसको हम क्या कहते हैं आपका दोस्तों, लगून कहते हैं। गाइस ये हो गया खत्म, तो बैरियर रीफ खत्म होगी मेरे पास, ठीक है। चलो अब मैं आगे चलता हूं, आपका नेक्स्ट जो है मेरे पास, दिस इज एटोल। एटोल का मतलब क्या होता है, देखो एटोल का ऐसा होता है, देखो जब भी क्या होता है ना, एक वोल्केनो कैसे फटता है बताओ, ये समुद्र के नीचे लावा भरा पड़ा था, मैं आपको कई बार बता चुका हूं जब मैंने वोल्केनो पढ़ाया था, जब लावा भरा पड़ा था। अब होता क्या है दोस्तों, लावा जो होता है वो नीचे से क्या होता है आपका ऊपर आता है, इन दिस प्रोसेस कन्वेक्शनल करंट्स एस्टैब्लिश, और ये लावा जो होता है ये क्या करता है, ऊपर की ओर आता है। अब ये कंटिन्यू लावा ऊपर जाता है, फिर ऊपर से ठंडा लावा नीचे आता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो आपकी चलती रहती है। इन दिस प्रोसेस लगातार लावा नीचे से ऊपर की ओर आएगा। जब ये आता है तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये लावा जो है इसको सतह को तोड़ता है और लावा बाहर आ जाता है। बाहर आके लावा क्या करेगा, इस तरीके से फैल जाएगा, ठीक है, लाइक दिस फैल गया। अब ये जो मुंह होता है ना ऊपर वाला, ये जो मुंह है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम क्रेटर। अब इस मुंह को देखो और ये ऊपर से ऐसा दिखेगा, तो ये जो मुंह ऐसा दिख रहा है ना हमें, ठीक है, इसके चारों ओर क्या होता है दोस्तों, दिस इज क्रेटर, है ना, ये आपका ये मुंह है इसका ऊपर से, और ये कुछ ऐसा ही तो दिखाई दे रहा है आपका। तो होता क्या है, कोई भी वोल्केनिक कोन जो होता है जब सबसाइड करता है तो उससे बनता है। अब इसके बीच में पानी भरा हुआ है ना। अब ये वोल्केनिक कोन अगर मान के चलो कल को यहाँ पर पानी भर जाए, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से नीचे धस जाए, इसका लेवल नीचे हो जाए, यहाँ पर पानी भर जाए, तो होगा क्या, इसके माउथ पर यहाँ पर तो क्या होगा, पानी भर जाएगा इस बीच में क्रेटर वाले पार्ट में, और इसके चारों तरफ जो है ना वो क्या बन जाएगी, ये कोरल रीफ जो है बन जाएगी, जैसे इसमें बनी हुई है, देखो इसके चारों तरफ रीफ बनी हुई है और ये चारों तरफ से घिरी हुई है, और ये बीच में लगून है, ये वाटर बॉडी है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, वही लगून जो हमने पीछे बताया था, दिस इज लगून। तो इस प्रकार की जो रीफ होती है इसको बोलते हैं एटोल। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, एटोल। याद रखो, पर बाकी मैंने इसमें नहीं पढ़ाया, मैंने प्लस पे पढ़ाया और प्लस में फिजिकल ज्योग्राफी में बताया हुआ है मैंने एटोल क्या होते हैं, ठीक है। जब मैंने आपका सी सरफेस पढ़ाई थी तब मैंने वहां पर आपको बताया था। सो दिस इज एटोल रीफ। तो एटोल जो है रफली सर्कुलर और सेमी सर्कुलर होती है ओशियन रीफ सिस्टम दैट इज सराउंडेड बाय द लार्ज सेंटर लगून। मैंने बताया ना बहुत बड़ी सेंटर लगून होती है
होती है और ये आपका या तो सर्कल में होंगी या सेमी सर्कल में होंगी, ठीक है। एटोल आर फार मोर कॉमन इन द पैसिफिक देन इन द अदर ओशियन। सबसे ज्यादा एटोल जो है कहां पर देखने को मिलती है आपको? पैसिफिक ओशियन के अंदर आपको देखने को मिलती है। साउथ पैसिफिक द एग्जांपल आर द फ्रेंच पॉलिनेशिया एंड द कैरोलाइन एंड मार्शल आइलैंड, ठीक है, माइक्रोनेशिया एंड द कुक आइलैंड, यहां पर वो क्या होती है आपका प्रेजेंट होती है, ठीक है। द इंडियन ओशियन ऑल्सो कंटेन न्यूमेरस एटोल फॉर्मेशन। भाई इंडियन ओशन में अगर आप बात करोगे ना, हिंद महासागर में, तो वहां पर भी बहुत सारी एटॉल फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। एग्जांपल आर फाउंड इन द मालदीव चागोस आइलैंड ग्रुप एंड द, ये आपका क्या है आपका सेलेंस। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपका तो कोकोस आइलैंड, तो यहाँ पर क्या मिलती है, इसके एग्जाम्पल जो है वो आपका आपके एग्जाम्पल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ द एटोल्स अकर इन द लक्षद्वीप आइलैंड। अगर भारत में बात करोगे, लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर भी बहुत सारे इस प्रकार के एटोल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस इज इन हिंदी, देख लेना, वही बात है सेम जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। अब बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द कोरल रीफ। सर कोरल रीफ के फायदे क्या क्या है, क्या करता है कोरल रीफ? सर देखो, सबसे पहली बात तो क्या है ना, ये इरोजन को प्रोटेक्ट करता है, कटाव नहीं होने देता। जो तट है, समुद्र का जो तट है, भाई पानी की लहरें आएंगी, तो मैंने बताया था ना, लीनियर जो आपकी होती है ग्रेट बैरियर रीफ या आपकी मैंने स्टार्टिंग वाली फ्रिंजिंग रीफ बताई थी, वो क्या करती है, समुद्र तट के साथ साथ होती है। तो जब वो समुद्र तट के साथ साथ होगी तो समुद्र से लहरें आएंगी ना, तो तट का कटाव होने से वो क्या करेंगी दोस्तों, आपको बचाएंगी। तो पहला, दे आर द नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द इरोजन। तो इरोजन जो है, कटाव जो है, या अपर्दन की बात मैं करूं तो अपर्दन के अगेंस्ट में काम करेगी, ठीक है। स्ट्रॉम सर्ज, समुद्र से जब स्ट्रॉम सर्ज होगा तो उसको प्रोटेक्ट करेगी, वो होने नहीं देगी। सो दे आर नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द इरोजन एंड द स्ट्रॉम सर्ज। ये बात कितनी क्लियर है आपको? सबको क्लियर है। दे आर हाईली अडेप्टेबल इन कैप्चरिंग प्लैंक्टन्स फ्रॉम द वाटर, देयरबाय कैप्चरिंग द न्यूट्रिएंट्स। इनकी ना समुद्र में से न्यूट्रिएंट को अलग करने की, पोषक पदार्थों को अलग करने की क्षमता बहुत लाजवाब है। ये जिस पानी में होती है ना, उसमें न्यूट्रिएंट बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इनकी क्षमता इतनी अच्छी है ना दोस्तों, उस कम न्यूट्रिशन वाले वाटर से भी ये क्या करती है, अपना न्यूट्रिशन जो है, पोषक पदार्थ निकाल ही लेती है। बहुत तगड़ी इनकी क्या होती है, क्षमता होती है। ये फाइटोप्लैंक्टन को कैप्चर करती है। अगर ये फाइटोप्लैंक्टन को कैप्चर करेगी तो वहां जू प्लैंक्टन भी आएंगे, और जू प्लैंक्टन आएंगे तो वहां मछलियां भी आएंगी। सो वो आपस में लिंक हो जाता है, फूड चेन वाला सिस्टम याद करो यहाँ पे, ठीक है। तो सारी चीज आपस में कनेक्ट हो जाती है। तो दे आर हाईली अडेप्टिंग इन कैप्चरिंग द प्लैंक्टन्स from the water and they are capturing the nutrient. Good. लार्ज बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर, इनसे ना बहुत ज्यादा मात्रा में आपका बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। दे प्रोवाइड सबस्ट्रेट फॉर द मैनग्रूव। जो मैनग्रूव्स होती है ना आपकी, मैनग्रूव्स के लिए सबस्ट्रेट प्रोवाइड करती है, एक आधार प्रोवाइड करती है जिसपे मैनग्रूव्स जो है वो उग सकते हैं। दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द लार्ज वैरायटी ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट लाइक एविफोना। बहुत सारा हमारे पास एनिमल और प्लांट वैरायटी है जिसके लिए क्या करती है दोस्तों, ये एक हैबिटेट, एक निवास स्थान प्रोवाइड कराती है, ठीक है। दे आर रेफर्ड एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। इनको ना हम ओशियन यानी कि समुद्र के उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, यहां पर ध्यान दो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जिन बच्चों ने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी है ना, उनके लिए एनवायरमेंट यूं चुटकियों का खेल है, ये चुटकियों का खेल है। और एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी आपको सिलेक्शन दिलाती है, 40% क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं टोटल बात करूं, देखो एक तो ज्योग्राफी, दूसरा सब्जेक्ट में एनवायरमेंट आपका कर रहा हूं, और तीसरा सब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं आपका दोस्तों, करंट अफेयर। ये तीनों अगर आपने कर लिया ना तो 60 to 70% पेपर, 60% पेपर तो आपका क्या है दोस्तों, क्लियर है। तीनों चीजें मैं आपको करा रहा हूं, और क्या चाहिए। हिंदी में आते हैं दोस्तों, ये कटाव और तूफान के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षात्मक बाधाएं प्रदान करती है। वे पानी से पलवक या फाइटोप्लैंक्टन को पकड़ने में अत्यधिक अनुकूलीय होती हैं, जिससे पोषक तत्व यहां पर कैप्चर हो जाते हैं। सबसे बड़ा बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट उत्पादक है। बायोजेनिक मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, जीवों के द्वारा सबसे ज्यादा जो तगड़ी मात्रा में जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं के द्वारा होते हैं। ये मैनग्रूव के लिए सबस्ट्रेट जो है वो उपलब्ध कराते हैं, मतलब मैनग्रूव इसी पे तो उगते हैं। वे एविफोना जैसे बड़े जानवरों और पौधों के लिए आवास प्रदान करते हैं। उन्हें महासागर के उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों के रूप में संदर्भित किया जाता है। कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? सत्यम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन कोरल रीफ्स, बहुत बढ़िया। अनुराग शर्मा बात करें, सर वेयर रिवर एंड सी वाटर मीट्स एस्चुरीज रीफ्स फाउंड दैट और नॉट। नो, एस्चुरीज नहीं बनेगी, दे आर नोन एज एस्चुरीज। रीफ अलग चीज है, एस्चुरीज नहीं बनेगी। मैंने आपको अभी बताया, जहां पर नदी समुद्र में मिलेगी ना, वहां पर कोरल रीफ प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। आप बोलो एस्चुरीज बनेगी, ठीक है। एस्चुरीज को हिंदी में बोलते हैं ज्वार नद मुख। तो जहां पर समुद्र का पानी
आपका मिलता है नदी के पानी से, उसको हम बोलते हैं एस्चुरीज। या तो एस्चुरीज बनता है या बनता है डेल्टा, और दोनों के केस में डिस्कस कर चुका हूं कब डेल्टा बनेगा और कब एस्चुरीज बनेगी। बात समझ में आ रही है आपको? चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा चलते हैं दोस्तों कोरल ब्लीचिंग के ऊपर। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक किस्म से बीमारी है। किसकी दोस्तों? ये बीमारी है आपका, इस पर्टिकुलर कोरल रीफ के अंदर बीमारी प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसा देखो, हेल्दी कोरल है ना वो इस प्रकार के दिखाई देंगे आपको। हेल्दी कोरल देखो नीचे देख रहे हो, इनके अंदर कलर है। हेल्दी कोरल जो होंगे ना उसमें दोनों चीज होंगे। देखो कोरल पॉलिप्स भी बढ़िया एकदम, और इसके चारों तरफ जूजेंथेला है। देखो दिस इज द कवर्ड बाय द जूजेंथेला। दिख रहा है आपको? मैं अभी इसको दिखा रहा हूं, देखो दिस इज कवर्ड बाय द जूजेंथेला। चारों तरफ इसके जूजेंथेला जो है वो क्या है दोस्तों, फैला हुआ है, लाइक दिस, इन दिस मैनर फैला हुआ है। अंदर व्हाइट कलर का क्या है, कोरल पॉलिप्स है। ठीक है, लेकिन बढ़िया कलर दिखना ना, रेड रेड। अब होगा क्या, ये दोनों क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब होगा क्या, ब्लीचिंग जब स्टार्ट होती है, ब्लीचिंग के बहुत सारे कारण होते हैं। क्या होते हैं मैं बताऊंगा। ब्लीचिंग का एक मुख्य कारण होता है तापमान का बढ़ना, क्योंकि जितनी भी आपकी एक्वाटिक वाटर बॉडी होती है, देखो समुद्र की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगेन फिर से ज्योग्राफी आ गया, तो ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरी नाक मत कटवा देना यार तुम लोग। ठीक है, कि पता नहीं आप कहो क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट उष्मा धारिता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बोलता है? वो बोलता है क्या दोस्तों कि ये जो पार्ट है ना मेरे पास, ये जो कोरल रीफ मेरे से प्रेजेंट होती है, यहां पर ये कोरल रीफ है। तो ये जो कोरल रीफ आपका अंदर जो प्रेजेंट होती है ना, यहां पर अगर आप देखोगे तो अंदर ये जो है हेल्दी कोरल रीफ आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, बाहर इसके चारों तरफ ये क्या है दोस्तों, इसके चारों तरफ अगर मैं बात करूं तो ये फैला हुआ है क्या, जल्दी से बता दो मुझे फटाफट से, क्या फैला हुआ है इसके चारों तरफ? ये जूजेंथेला है। दोनों बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित है, इसलिए इनका रंग भी देखने को मिल रहा है, बहुत प्यारा कलर है, नीचे देख सकते हो, दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा कलर है। लेकिन अब मैं बात करूं कोरल ब्लीचिंग जब होती है, तो देखो ये ब्लीचिंग जैसे होती है ना, तो ये जो कोरल पॉलिप्स है ना, ये अपने अंदर से इन जूजेंथेला को एक्सपेल करने लग जाता है, इनको बाहर भगाने लग जाता है। समझ लो इनको बीमारी होगी, इसको एलर्जी होगी, किससे? जूजेंथेला से। तो ये क्या करेगा, कोरल जो पॉलिप्स है ना, दे विल स्टार्ट इजेक्टिंग दीज जूजेंथेला आउटसाइड देयर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। अब ये अपने एनवायरनमेंट से बाहर फेंक देगा उसको। अब जब ये बाहर फेंक देगा, लेकिन डिपेंड तो ये इन्हीं पे है ना, इनको खाना पोषक पदार्थ तो यही जूजेंथेला ही प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो आपका कोरल पॉलिप्स में जो जूजेंथेला उसकी भी डेथ हो जाएगी, और कोरल पॉलिप्स भी धीरे धीरे क्या होगा, डेथ होने लग जाएगी। जब इनकी ब्लीचिंग होती है ना, तो ये व्हाइट कलर के दिखने लगते हैं। ब्लीच जब होती है ना, तो किसी भी चीज का रंग जो है बदल जाता है, ब्लीच में कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग, विरंजक बोला जाता है उसको, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मरने लग जाएंगे। जब ये डेड हो जाएंगे, डेड होके ऐसे दिखाई देंगे, तो दिस इज डेड कोरल रीफ। तो कोरल ब्लीचिंग से धीरे धीरे क्या होती है, कोरल जो है वो डेड होने लगती है। जब कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट होगी तो पहले कौन मरेगा, जूजेंथेला। जूजेंथेला जो है वो कोरल पॉलिप्स के प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से उनको इजेक्ट कर दिया जाएगा। जब वो इजेक्ट हो जाएंगे तो जो सिम्बायोजम है, जो एक दूसरे की जरूरतें पूरे हो रही थी, वो हो नहीं पाएगी, और धीरे धीरे जो है कोरल ब्लीचिंग के कारण इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द कोरल रीफ। कोरल रीफ का जो पूरा सिस्टम है उसमें कोरल की क्या हो जाएगी दोस्तों, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, when water temperature increase, जब पानी का तापमान बढ़ता है दोस्तों, the polyps expel their algae or cell zooxanthella and the colony takes on the stark white appearance। मैंने बोला ना आपको, बिल्कुल सफेद दिखने लग जाती है। जो आपके व्हाइट ये जूजेंथेला ये निकाल दिए जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को जब जूजेंथेला चला जाएगा तो कलर खत्म हो जाएगा ना। कलर किसकी वजह से है आपको पता है, कलर तो जूजेंथेला की वजह से है। तो जब जूजेंथेला चला जाएगा तो व्हाइट कलर का हो जाएगा। जब व्हाइट कलर का हो जाता है उसी को हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग। तापमान की वजह से ऐसा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज। और टेम्परेचर किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इफ द पॉलिप्स गो फॉर टू लॉन्ग विदाउट द जूजेंथेला, कोरल ब्लीचिंग कांट रिजल्ट इन द कोरल डेथ। इफ द कोरल पॉलिप्स गो फॉर टू लॉन्ग विदाउट जूजेंथेला, लेकिन अगर ऐसा होने लग जाए कि बहुत टाइम तक जो कोरल पॉलिप्स है उसके ऊपर जूजेंथेला वापस ना बनने, वापस आके ना टिके, तो फिर धीरे धीरे इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, कोरल पॉलिप्स की डेथ होने लग जाती है। ठीक है, ये है दोस्तों हिंदी में आपके सामने वर्णन। ठीक है, अब बात करते हैं कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है? सबसे पहला कारण है दोस्तों ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ना, तापमान बढ़ना। मैंने बताया था जो समुद्र में होता है ना, समुद्र में क्या होता है, वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट उष्मा धारिता, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जुनून थैला की जगह क्या लिख दिया, यार अनूप आप अपनी ही दुनिया में लगे हुए हो। चलो कोई बात नहीं, लगे रहो, इतनी रात में जग रहे हो तो और क्या करोगे। पवन चौहान सर जी आपको सैल्यूट है, अच्छा अच्छा।
पवन यार बस आपके लिए लगा हुआ हूं यार, और कोशिश करूंगा ऐसे ही आपकी सेवा में बना रहूं, उपस्थित रहूं बस मैं। पर आपका सपोर्ट भी चाहिए मुझे, तभी मैं कर पाऊंगा, है ना। नेक्स्ट टाइम अगर हम क्लास करते हैं ना तो हमें ज्यादा बच्चे चाहिए, ताकि मैं बोल लूंगा ना भाई, ऐसे मैं कंपनी को बोल लूंगा मैं रात में क्लास लूंगा, कहेंगे बच्चे आते नहीं, बच्चे तो तेरे 250 आते हैं, रात में क्लास लेके क्या करेगा, तो मुझे बच्चे भी दिखाने पड़ते हैं वहां पे ना। तो ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ता है, उसकी वजह से ही होता है दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों मेरे पास, एपिजोटिक और डिजीज। देखो एपिजोटिक का मतलब है डिजीज, बहुत सारी बीमारियां भी तो हो जाती है इनको, जैसे कोरल प्लेग हो गया आपको, ब्लैक बॉन डिजीज हो गया, व्हाइट बैंड डिजीज हो गया, तो इनकी वजह से भी कोरल रीफ जो है वो मरने लगती है। तो ब्लीचिंग का ये भी एक कारण है। मराइन पॉल्यूशन, जिसमें एसिडिफिकेशन, ऑयल लीकेज शामिल है, इसको हम बोलते हैं जेनोबाइटिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, जेनोबाइटिक। जेनोबाइटिक का मतलब क्या, कोई बाहर से केमिकल ऐड कर दिया आपने, जो नेचुरली उसमें प्रेजेंट नहीं था, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ेगा, या हो सकता है ओशन का अम्लीयकरण हो जाए, है ना, या हो सकता है आपने बहुत सारा ऑयल लीक कर दिया। भैया जो जितने भी ऑयल जो हमारे ट्रांसपोर्ट गल्फ कंट्रियों से हम ऑयल मंगवाते हैं वो किससे आता है, वो दोस्तों सारा का सारा हम समुद्र से ही तो लेके आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है टैंकर का पूरा टैंकर लीक हो जाता है, तो सारा का सारा पानी किसमें चला जाता है आपका, ऑयल स्पिल बोलते हैं हम उसको, ऑयल स्पिल, ऑयल लीकेज बोलते हैं। तो वो सारा का सारा मराइन ऑर्गेनिज्म है ना, उसको क्या कर देता है, गंदा कर देता है, तो उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग एक होती है आपका। उसके बाद देखो चेंज इन सैलिनिटी, मैंने बताया था ना, अगर कोरल पॉलिप्स को उगना है तो कम से कम इनको 27 पीपीटी के आसपास क्या चाहिए, सैलिनिटी चाहिए। उससे कम सैलिनिटी आपने अगर करी तो जैसे लवणता अगर बदलोगे, सैलिनिटी का मतलब है लवणता, पानी में नमक की जो घुली हुई मात्रा अगर उसको आप चेंज करोगे ना, तो भी कोरल ब्लीचिंग जो है आपकी होने लग जाएगी। सेडिमेंटेशन से समझ में आया आपको, जमाव, अगर आपने समुद्र में जमाव ज्यादा कर दिया तो ये वहां पर भी नहीं होंगे आपके। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जब समुद्र में जमाव होगा, सेडिमेंटेशन होगा, तो वो जो पानी है वो टर्बिड हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी लो हो जाएगी, लाइट का पेनिट्रेशन होगा नहीं। रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, रिजल्ट ये होगा कि वहां पर कोरल पॉलिप्स जो है वो नहीं हो पाएंगे। ऑक्सीजन स्टार्वेशन, अगर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है वहां पर तो भी दिक्कत होगी दोस्तों, ठीक है। फ्रेश वाटर डाइल्यूशन और चेंज इन सैलिनिटी, अगर आपने ताजा पानी डाल दिया तो उसकी लवणता जो बदलेगी, तो फिर भी नहीं हो पाएगा, है ना। सब एरियल एक्सपोजर, हो सकता है कि ये कोरल रीफ कुछ ऐसा हुआ हो कि सतह से ऊपर उठ गई हो, समुद्र में टेक्टोनिक एक्टिविटी, दो प्लेट टकराई हो, एक भाग ऊपर उठ गया हो, तो ऊपर उठने की वजह से क्या हुआ होगा दोस्तों, जैसे वो ऊपर उठ जाएंगे समुद्र से तो तापमान उनका बढ़ जाएगा, फिर से कोरल पॉलिप जो मरने लग जाएगी। याद रखना एल लीनो, मॉनसून में पढ़ाया हुआ है मैंने, इंडियन मॉनसून में सर्च कर लेना एल लीनो, इंडियन ज्योग्राफी बाय सुमित सर, मिल जाएगा। तो एल लीनो के कारण भी आपका क्या होता है, इनकी डेथ होती है। सो दीज आर द वेरियस रीजन फॉर द डेथ ऑफ द कोरल ब्लीचिंग, इन्हीं की वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है। कोरल आपका ग्लोबल वार्मिंग, एपिजोटिक या रॉक जो हो जाते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, समुद्री प्रदूषण, अम्लीयकरण, तेल का रिसाव, अल नीनो, उप क्षेत्र आपका एक्सपोजर, ये सारी बातें हैं दोस्तों। आई होप यार आपका जगना मैं सक्सेसफुल कर पाया, आप मेरे को गालियां नहीं दे रहे होंगे, आपको लगा होगा कि चलो सर हम जगे तो हमने अच्छा सीखा दिया। दोस्तों अगर सीखा ना, ट्रस्ट मी यार, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, दे एक्ट मी एज लाइक मोटिवेशन, बड़ी शांति मिलती है आपके वो जो मोटिवेशन की वो चीजें जो है वो पढ़ने में। तो मैं चाहता हूं गाइज मेरे को सपोर्ट करो यार, कमेंट बॉक्स मतलब भर जाना चाहिए, एक एक बच्चे, 288 पीपल्स आर वाचिंग, सो आई वांट टू सी 288 कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। 288, कुछ नहीं लिखना, एक छोटी सी बात लिख सकते हो, सर मजा आ गया, बस। ज्यादा नहीं लिखना चाहते मत लिखो, एक छोटी सी बात लिख दो, सर मजा आ गया, इतने में मैं खुश हो जाऊंगा कि हाँ यार मेरे बच्चे जो है जितने भी उन्होंने देखा है ना रात में, वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लाइक करना है आपको गाइस, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, शेयर करना है। इतनी सी मेरी प्रार्थना है आपसे, उम्मीद करता हूं ज्यादा आपसे कुछ नहीं बोला होगा मैंने। सो गाइस प्लीज शेयर करो इसको, आराम से सोना, बस 2 मिनट मुझे और दे दो। आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं ना दोस्तों, तो देखो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहां पर अभी मैं बहुत ज्यादा लाइव करने वाला हूं, ठीक है। एक ये है फेसबुक, ये मेरा एफबी का पेज है, दोनों को फॉलो कर लो। फॉलो करने से फायदा क्या होगा, मैं यहाँ लाइव इवेंट्स करने वाला हूँ, लाइव चीजें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो यहां पर भी मैं चीजें जो है आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। मेरे से पर्सनली भी जुड़ो यार। ये मेरी आईडी है, आज मैंने सभी बच्चों के डाउट जिन्होंने मेरे से पूछा था, सबके डाउट मैंने क्लियर कर दिए साथ साथ। अब मैं पूरे ईमेल्स के बराबर जवाब दूंगा, sumitrathi3@gmail.com और sumit.kumar@wifistudy.com। कोई भी प्लस से या नॉन प्लस कैरियर रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे सीधा इस पर क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये मेरी आईडी है दोस्तों, ये टेलीग्राम आईडी है सुमित राठी यूपीएससी, यहां पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। मॉर्निंग करंट अफेयर की जो पीडीएफ है मैं आपको मिलूंगा,
कोई बच्चा अगर ऐसा हो सर जो जुड़ना चाहता है मेरे से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर, तो पहले तो मेरे से पूछना हो, कोई डाउट हो सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो आप मेरे को क्या कर सकते हो ना, सिर्फ मेरे को प्लस पर यहां पर मेल करो। आप मेरे को यहां मेल करोगे, सब्जेक्ट में लिखना सर प्लस सब्सक्रिप्शन, मैं आपको यहां से खुद कॉल कराऊंगा। अब मेरी टीम जो है मेरे बिहाफ पे कॉल करेगी, आपको मुझे लगा कि आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जेन्युइन है, तो मैं खुद आपसे यहाँ पे बात करूंगा। ठीक है, जिन बच्चों को लेना है खुद भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सब्सक्रिप्शन ले लो, मेरे पास एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आप इंस्टॉल करो अनअकैडमी ऐप, या लैपटॉप पर जो यूज कर रहा है www.unacademy.com पे जाइए, उसके बाद प्लस होगा ऑप्शन, प्लस में जाके आपको क्या करना है दोस्तों, आपको गोल चूज करना है यूपीएससी किया आपने, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन जो लोग लेना चाहते हैं, उसके बाद 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, बिकॉज नाउ इट्स ओनली फॉर यू एट 52,000, और जब मेरा कोड यूज करोगे सुमित10 यू कैन गेट दिस कोर्स, जैसे अप्लाई हो जाएगा तो ये आपको कितने में मिलेगा, ये मिलेगा 43,200 में, 43,200 रुपए में पूरे 2 साल आप मेरे साथ तैयारी करोगे। और मेन बात क्या है दोस्तों, सुमित10 ये मेरा कोड है, आपको पूरा का पूरा मैं क्या करूंगा, गाइड करूंगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें बहुत समझ में आ गई होंगी। चलिए टेक केयर, बाय बाय। और थोड़ी मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूं, कमेंट के जवाब देता हूं, तो जाओ मत दोस्तों, कमेंट्स में आपकी देख लेता हूं। चलिए खुशबू, थैंक यू थैंक यू। कुणाल जो है वो पूछ रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर सर के जन्मदिन की बहुत बहुत, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है दोस्तों, आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। चलिए खुशबू साहू कह रहे हैं सर कुछ, खुशबू साहू ने पूछा कुछ लोग टाइम पास करने आते हैं, नया डोंट वरी ध्यान मत दो। हाँ ऐसा होता है, ठीक है, इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं। पवन चौहान, मैं 5 बजे तक जगूंगा, जिसे सोना है वो सो जाओ, बहुत बढ़िया। अच्छा आपके लिए मैं एक और बात बताऊं, बहुत जल्दी आप लोगों की शिकायत रहती ना कि सर हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, हम कर नहीं पाते, पूरा दिन वीडियो देखने में देखो टाइम निकालना पड़ेगा। उस टाइम में भी, सेल्फ स्टडी के टाइम पे भी मैं आपके साथ में हूं। हम स्पेशल एक्सक्लूसिव सेल्फ स्टडी क्लास करने वाले हैं यूट्यूब पे, जिसके अंदर मैं नाइट में आपके पास मैं लाइव रहूंगा, मैं भी पढ़ूंगा और आप भी पढ़ेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी की ये यूनिट, आज हम पॉलिटी का ये टॉपिक पढ़ेंगे। मैं उसमें कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, आप उधर बैठ के पढ़ेंगे, मैं इधर बैठ के पढ़ूंगा। बीच बीच में जो भी अच्छी चीजें मुझे लगेगी मैं आपको अंडरलाइन करूंगा, मैं तुरंत बताऊंगा कि इस पेज में ये अच्छी बात है, इस पेज में ये अच्छी बात है। दोस्तों बहुत जल्द आपके लिए मैं ये चीज भी करने वाला हूं, तो आपके साथ में सेल्फ स्टडी जो है ना वो भी मैं लेके आने वाला हूं। सर प्लीज थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। ऋषि देखो, मोटिवेशन की जरूरत उनको होती है ना जो लोग जो होते हैं ना अपने एम को लेके, लक्ष्य को लेके क्लियर नहीं होते। आपका तो एम बड़ा सा क्लियर है दोस्तों, और एम क्लियर है मुझे दिख रहा है, तभी आप इस रात में, इतनी रात में जग रहे हैं। जिनका एम क्लियर होता है ना, जिनका एम बड़ा होता है, उनका गेम भी बड़ा होता है, जिनका गेम बड़ा होता है उनको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अंदर से इतनी आग लगी होती है ना उनको। एक बात याद रखो, आप जिस दिन आपका मन करे ना, जिस दिन आपसे कुछ ना हो रहा हो, मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूं, और क्योंकि बात में उतनी गहराई है उतनी सच्चाई है, जिस दिन आपको लगे ना कि आज मेरे से नहीं हो रहा, वो दिन याद रखना जिस दिन आपने शुरुआत की थी। ये याद रखना कि आपने शुरू क्या किया था, आपके पास क्या आपका लक्ष्य था, क्या आपका एम था जिसको देख के आपने स्टार्ट किया था। हर आदमी के पास यूपीएससी की तैयारी की अपनी एक वजह होती है, ठीक है, वो वजह कुछ भी हो सकती है। कुछ लोग प्यार में धोखा खाए हुए हैं भाई, किसी को माँ बाप का नाम रोशन करना है, मैं गलत नहीं बोलता, आपको एक वजह होनी चाहिए, आपके पास एक वजह होनी चाहिए। वो वजह कोई भी हो, चाहे आपको किसी ने धोखा दे रखा हो, कुछ भी हो यार, उसको एक हथियार बना दो, ढाल बना दो, अपनी मजबूती कर दो उस पे, उसको अपना हथियार बना लो दोस्तों, है ना। और जब वो हथियार बन जाएगा ना, आपको रोकने वाला कोई नहीं है दोस्तों। अपने अंदर की जो चिंगारी है ना, ठीक है, उसको बढ़ाओ, आग बनाओ, और आग तक रोको मत, उसको वोल्केनो बनने दो। और जिस दिन वो वोल्केनो फटेगा, लावा बाहर आएगा ना, उसकी सुंदरता पूरी दुनिया देखेगी। समझ में आ रही है बात। तो डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है, जो डिमोटिवेट हो गया ना वो आदमी नहीं है। अ पर्सन जिसका गोल नहीं है, मेरी नजर में वो आदमी नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों, सारे बच्चे यहाँ पर वो है जिनके एम्स जो है वो अपने लाइफ में बहुत हाई हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं गाइस, प्लीज डिमोटिवेट होने के बारे में तो सोचो ही मत, सोचो ही मत, छोड़ दो। सर डिमोटिवेशन क्या होता है भाई? अरे मैं बताता हूं, बहुत सारे लोग आपको कह देते हैं कि तेरे से नहीं होगा, इवन हमारे परिवार में कह देते हैं तेरे से नहीं होगा यूपीएससी। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, अरे कौन है ये लोग जो बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है कौन ये? है कौन ये जो बोलते हैं कि यार तुमसे नहीं होगा? कौन आए? मुझे तो मेरे से मिलवाओ ना इनको, कौन है जो ये लोग तुम्हें बोलते हैं कि यार तुमसे होगा नहीं। ठीक है यार, ये एग्जाम है ना, इसके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे हम वो हैं, है ना, हम इसको छोड़ेंगे नहीं गाइस। और मैं ट्रस्ट में, आप ये बात को समझना, आप मेरे साथ बने रहो, आग लगा देंगे, आग। ठीक है, मैं बता रहा हूं, चिंगारी रखो, उसको वोल्केनो बनाने की, उसकी खूबसूरती को बाहर लाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, चलिए ज्यादा आपको पकाऊंगा नहीं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।